गंगाराम उस रात उसके घर पर ठहर जाता है और सुबह होते ही घर चला जाता है। घर जाने के बाद अपनी पत्नी को सारी सच्चाई बताता है। उसकी पत्नी कहती है, मैंने तो आपको उस दिन ही कहा था, आपने ही मेरी बात नहीं मानी। अब आने दीजिए उस सेठ को। उसे दरवाजे से ही ना भगाया तो मेरा भी नाम सुशीला नहीं। एहसान फरामोश कहीं का। इतने दिनों तक यहाँ मुफ्त में खाता रहा। हमने उसे अपना एक कमरा तक दे दिया था ताकि वो आराम से सो सके, उसे किसी बात की दिक्कत ना हो। और उसका शहर में इतना बड़ा घर होने के बावजूद उसके पास आपके लिए थोड़ी सी जगह तक नहीं थी। उसे जरा भी शर्म नहीं आई। जब आपको उसकी जरूरत पड़ी तो उसने झूठ बोलकर आपको वहां से भगा दिया। जाने दो सुशीला, उसे ऊपर वाला देखेगा। और हाँ सुशीला, आज के बाद मैं भी उसे यहाँ रुकने के लिए मना कर दूंगा। आने दो उसे। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन लालचंद उस गांव में आता है और उसी दिन भी उसे शाम हो जाती है। तो फिर गंगाराम के घर जाता है और बाहर से आवाज देता है। गंगाराम अपने बेटे से कहता है, बेटा अजय, बाहर जो सेठ जी है ना, उनसे जाकर कह दो कि मेरे पिताजी घर पर नहीं है और मेरी माँ अकेली है। गंगाराम का बेटा बाहर जाकर लालचंद को यही बोलता है। तो लालचंद बोलता है, अच्छा, तो गंगाराम घर पर नहीं है। कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम तुम्हारी माँ से जाकर कह दो कि हमारे लिए खाना बना दे और हाँ, हमारे सोने का इंतजाम भी कर दे। अजय जाकर अपने पिता से कहता है, नीच कहीं का, इसे शर्म नहीं है भी या नहीं? उसे जाकर कह दो कि मेरी माँ ने मना किया है, निकलो यहाँ से। अजय लालचंद को जाकर यही कहता है। लालचंद को ये सुन बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से से पांव पटकते हुए वहां से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गंगाराम, उसकी पत्नी और उसका बेटा नाव में सवार होकर दूसरे गांव जा रहे होते हैं। तभी उनकी नाव पानी में डूब जाती है। गंगाराम और सुशीला पानी के प्रवाह की चपेट में आ जाते हैं। वो तैरना नहीं जानते, इसलिए पानी में डूबने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है और गांव के लोग अजय के बेटे को बचा लेते हैं। लेकिन गंगाराम और सुशीला को बचा नहीं पाते। गांव वाले मिलकर गंगाराम और सुशीला का अंतिम संस्कार करते हैं। अजय बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। गांव के लोग आकर अजय को खाना देते थे। वो अपने घर में अकेला बैठा रहता। एक दिन उस गांव में फिर से लालचंद आता है। उसे सुशीला और गंगाराम के बारे में पता चलता है। तो लालचंद सोचता है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ दोनों मर गए। उसी दिन मुझे घर में रहने के लिए मना किया था ना, उसे तो यही सजा मिलनी थी और ऊपर वाले ने मेरा रास्ता साफ कर दिया। गंगाराम के घर पर मेरी कब से नजर थी। अगर वो घर मेरा हो जाए तो मैं यहाँ रहकर अच्छे से व्यापार कर सकता हूँ। मुझे जब जरूरत पड़ी मैं गंगाराम के घर पर रुक सकता हूँ। मुझे उसके घर पर कब्जा करना होगा। उसके लिए मुझे उसके बेटे से मेलजोल बढ़ाना होगा। एक बार उसका बेटा मेरे बाद में आ गया तो मैं उसके घर एक कब्जा कर सकता हूँ। यही सोचकर लालचंद गंगाराम के घर जाता है और अजय से बड़े ही प्यार से बात करता है और आसपास के लोगों से कहता है, मुझे इस बच्चे को देखकर बहुत रोना आ रहा है। भगवान भी कितना कठोर दिल है। उसे छोटे से बच्चे पर जरा भी दया नहीं आई। इतनी छोटी उम्र में बेचारा अनाथ हो गया। गंगाराम मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। हमारे दोस्ती के नाते मैं इस बच्चे को मेरे साथ ले जाना चाहता हूँ। इसे खूब पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहता हूँ। बेटा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मेरा बहुत बड़ा घर है और बेटा, मेरी कोई संतान नहीं है। मैं तुम्हें अपने बेटे के रूप में स्वीकार करता हूँ। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें राजा की तरह रखूंगा बेटा। गांव वाले और अजय उसके मीठी मीठी बातों में आ जाते हैं और अजय खुशी खुशी उसके घर चला जाता है। शहर आने के बाद लालचंद की पत्नी लालचंद से कहती है, ये किस भिखारी को उठाकर ले आए हो? इसकी हालत देखी है? कौन है ये लड़का? अरे मालती, ये लड़का गंगाराम का लड़का है। गंगाराम और उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रहे और उस गांव में गंगाराम का एक घर है, जिस घर पर मेरी कब से नजर है।
मैं उस गांव में जब भी व्यापार करने जाता हूँ, मेरे ठहरने के लिए वो घर मुझे चाहिए। और तो और मैं दी उस जमीन पर भी व्यापार कर सकता हूँ। वहां पर मैं अपना एक गोदाम बनवा सकता हूँ, और उसके लिए मुझे इस अजय को वहां से निकालना था। इसीलिए मैं उसे अपने पास लेकर आया। और तुम चिंता क्यों करती हो? मैं तुम्हारे लिए मुफ्त का नौकर लेकर आया हूँ। ये जीवन भर हमारी गुलामी करेगा, और वो भी मुफ्त में। तुम्हें जो काम इससे करवाना है तुम करा सकती हो, और इसे हमें कभी तनख्वाह देनी भी नहीं पड़ेगी। ये हमारे लिए मुफ्त का नौकर है, ऐसा ही समझो। अरे क्या बात कर रहे हो? मुझे ये लड़का मेरे घर में नहीं चाहिए। हमारी एक लड़की है, वो इसके साथ रहेगी तो वो भी इसकी जैसी बन जाएगी। मैं अपनी बेटी के ऊपर इसकी परछाई भी नहीं पड़ने दूंगी। ये देहाती और गवार है, हमारी बच्ची भी इसके साथ रहकर ऐसी ही हो जाएगी। इसकी और हमारे बच्चे की कोई बराबरी नहीं है। मैं इसे घर में नहीं रहने दूंगी। मालती, लेकिन मैं क्या करूं? ये बच्चा वहीं रह रहा था। मैं गांव वालों से झूठ बोलकर इसे यहाँ लेकर आया हूँ। अगर मैं इसे यहाँ नहीं रखा तो वो घर मेरा कभी नहीं हो पाएगा, और मुझे किसी भी हालत में वो घर और वो जमीन चाहिए। तुम सोच नहीं सकती मालती, इससे हमारा बहुत फायदा हो सकता है। हमारा व्यापार और बढ़ सकता है। अगर आपको वो घर ही चाहिए तो इस बच्चे को यहाँ रखने की क्या जरूरत है? इसे कहीं बाहर छोड़ आओ। मालती, ये बात मेरे दिमाग में आई थी, लेकिन ये बच्चा गांव का बच्चा है, देहाती है, बेवकूफ नहीं है। ये बहुत होशियार है। अगर मैं इसे कहीं छोड़कर आ गया तो ये कैसे ना कैसे अपने घर तक पहुंच ही जाएगा, और गांव वालों को मेरी सच्चाई भी बता देगा। मैं इसे कहीं भी छोड़ नहीं सकता। अगर ऐसी बात है तो आप एक काम कीजिए, इस बच्चे के हाथ पैर बांधकर इस जंगल में फेंक आइए। वो अपने हाथ पैर खोलकर तो वहां से भाग नहीं सकता ना। और तो और जंगल में जंगली जानवर बहुत होते हैं, वो इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसका काम तमाम कर देंगे। हाँ मालती, तुम सही कह रही हो। मैं ऐसा ही करता हूँ। लालचंद अजय के पास जाकर उसे कहता है, बेटा अजय, तुम्हें ना ननिहाल में तुम्हारी नानी बुला रही है। चलो मैं तुम्हें छोड़ कर आता हूँ। अजय अपनी नानी का नाम सुनकर बहुत खुश हो जाता है और खुशी खुशी सेठ जी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। सेठ जी उसे जंगल ले जाकर रस्सी से बांध देते हैं और उसे वहां छोड़कर वहां से निकल आते हैं। अजय जोर जोर से रोने लगता है। तभी वहां पर शहर का सबसे बड़ा रईस आदमी केशव दास वहां से गुजर रहा होता है और अजय की आवाज सुनकर उसके पास जाकर बोलता है, अरे बेटा, तुम यहाँ कैसे? और तुम्हें किसने बांधा? रुको, मैं तुम्हें अभी खोलता हूँ। केशव दास अजय को खोल देता है और उससे पूछता है, अब बताओ बेटा, तुम्हारी हालत किसने की? तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? मेरे माँ बाप नहीं हैं, वो मर चुके हैं। मुझे एक सेठ जी झूठ बोलकर मेरे घर से यहाँ लेकर आए थे और उन्होंने मुझे यहाँ आकर बहुत मारा और पेड़ से बांध दिया। मैं नहीं जानता वो कहाँ रहते हैं, उनका नाम क्या है। मैंने कभी उनसे उनका नाम नहीं पूछा। वो गांव में हमारे घर में आते रहते थे, बस मुझे इतना ही पता है। मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा, कोई बात नहीं। तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरी कोई संतान नहीं है। तुम्हारी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है मानो ईश्वर ने मेरी सुन ली। बेटा, मुझे एक संतान की जरूरत है। मेरे पास सब कुछ है बेटा, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं है। मेरी पत्नी की भी यही इच्छा है कि हमारा भी एक बेटा हो, लेकिन बेटा, हमारा बेटा हो पाना असंभव है। हम कभी माँ बाप नहीं बन सकते, वो तुम नहीं समझोगे बेटा। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आज अगर तुम मिले हो तो इसके पीछे जरूर ईश्वर की कोई लीला है। वो भी यही चाहते हैं कि तुम हमारे साथ हमारा बेटा बनकर रहो। नहीं सेठ जी, मैं आपके साथ नहीं आऊंगा। वो सेठ जी भी मुझे यही बोलकर घर ले गए थे कि बेटा बनाऊंगा, और घर पर जाकर देखा तो उनकी एक बेटी पहले से थी। उन्होंने गांव में झूठ बोला कि उनकी कोई संतान नहीं है। आप भी झूठ बोल रहे हो। आप भी घर ले जाकर मुझे मारोगे और मुझे कहीं फेंक दोगे। मैं आपके साथ नहीं आऊंगा। अगर मुझे तुम्हें मारना ही था तो मैं यहाँ आकर तुम्हें खोलता नहीं ना। तुम डरो मत बेटा, मैं उसके जैसा नहीं हूँ। तुम एक बार मेरे घर पर तो चलो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत प्यार से रखूंगा। मेरा घर बहुत बड़ा है, तुम वहां चलकर तो देखो, तुम्हें बहुत खुशी होगी। तुम अपने सारे गम भूल जाओगे। चलो बेटा। अजय केशव दास पर भरोसा कर लेता है और उसके घर चला जाता है। केशव की पत्नी ममता अजय को देख बहुत खुश हो जाती है। देखो ममता, मैं किसे लेकर आया हूँ। आज से ये यहीं रहेगा। ये हमारा वारिस है।
हमारा बेटा है। और केशव दास ममता को सारी बातें बताता है। ममता को अजय के बारे में सुन बुरा तो लगता है, लेकिन वो बहुत खुश हो जाती है कि उसे उसका वारिस मिल चुका है, उसका बेटा मिल चुका है। ईश्वर ने मेरी सुन ली। हमें तो कभी संतान नहीं हो सकती, लेकिन उस दिन हमारे घर जो बाबा आए थे, उन्होंने हमें कहा था कि हमें तो जीवन भर कभी संतान नहीं होगी, लेकिन बहुत जल्द हमें हमारा वारिस मिलेगा। मुझे लगता है वो इसके बारे में ही बात कर रहे थे। हाँ ममता, मुझे भी यही लगता है। बेटा अजय, तुम्हें ये घर कैसा लगा? तुम यहाँ हमारे साथ रहोगे ना? हाँ सेठ जी, ये घर बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। मैं आपके साथ रहूंगा, आप बहुत अच्छे हो। तुम ये सेठ जी कहना बंद करो। आज से तुम हमारे बेटे हो। ये तुम्हारी माँ है और मैं तुम्हारा पिता। आज से तुम हमें सेठ और सेखानी नहीं कहोगे, माता पिता कहकर ही बुलाओगे। अजय खुशी खुशी वहां रहने लगता है। सालों बीत जाते हैं और समय के साथ अजय अब बड़ा हो चुका है। अजय सालों बाद अपने गांव जाता है और देखता है कि उसके घर की जगह एक बहुत बड़ा गोदाम है, जिसमें अनाज भरा पड़ा है। अजय गांव के लोगों से पूछता है तो उसे पता चलता है कि वो किसी लालचंद व्यापारी की जगह है। अजय को पूरी बात याद आ जाती है और वो समझ जाता है कि लालचंद ही वो आदमी था जिसने उसे पेड़ से बांधा था। अजय घर जाकर केशव दास को ये सारी बातें बताता है। अच्छा, तो ये बात है। मैं उस लालचंद को अच्छी तरह से जानता हूँ। बहुत ही घटिया आदमी है और एक नंबर का लालची आदमी है। तुम फिक्र मत करो, तुम उसे ऐसा सबक सिखाना कि वो जिंदगी भर याद रखे। उसे अपने व्यापार का बहुत घमंड है ना, तुम उसका घमंड चकनाचूर करोगे और उसका अहंकार तोड़ने का एक ही उपाय है। उसकी एक बेटी है, तुम उससे शादी कर लो और जब उसे पता चलेगा कि उसके पिता की सच्चाई क्या है, उसकी बेटी उससे नफरत करने लगेगी और कोई भी बाप अपनी औलाद की नफरत सह नहीं सकता। उसका घमंड और अहंकार उसी दिन चकनाचूर हो जाएगा जब उसकी खुद की औलाद उसका मुंह देखना भी पसंद नहीं करेगी। पिताजी, मैं उसकी बेटी से शादी कैसे करूंगा? मैं उसे जानता तक नहीं। अरे, तुम फिक्र क्यों करते हो बेटा? तुम सेठ केशव दास के बेटे हो और वो लालचंद एक नंबर का लालची आदमी है। जब हम उसके घर पर तुम्हारे लिए रिश्ता भेजेंगे तो वो लालची आदमी मना नहीं कर पाएगा। उसकी हमारे सामने मना करने की कोई हैसियत है ही नहीं। फिर सेठ केशव दास यही करता है। केशव दास अजय को लेकर लालचंद के घर जाता है और उसकी बेटी के लिए शादी का प्रस्ताव रखता है। लालचंद ये सुनकर खुशी से पागल हो जाता है और बोलता है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप मेरे घर पर आए हो। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरी बेटी को आप स्वीकार कर रहे हैं। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि इतने बड़े घर में मेरी बेटी का रिश्ता होगा। आपके सामने तो सच में मेरी कोई औकात नहीं है। मेरी बेटी बहुत नसीब वाली है जो आपके घर की बहू बनने वाली है। लालचंद खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी अजय से कर देता है और शादी के बाद अजय अपनी पत्नी को बहुत ही खुशी से और प्यार से रखता है, उसका दिल जीत लेता है। उसकी पत्नी भी बहुत खुशी से रह रही होती है और उसे बहुत प्यार करती है। एक दिन अजय अपनी पत्नी से लालचंद के बारे में सारी सच्चाई बता देता है। ये सुन अजय की पत्नी को अपने पिता पर बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे पिताजी इतना घटिया काम कर सकते हैं। उन्होंने आपके साथ ये सब कुछ किया, आपकी जान लेने की कोशिश की, और वो भी आपके घर के लिए, क्योंकि वो आपका घर हथियाना चाहते थे। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं उस घर में कभी कदम नहीं रखूंगी। मेरे नजर में वो खूनी है। वो तो भगवान का शुक्र है कि आप उस दिन बच गए, नहीं तो आज आप मुझे नहीं मिल पाते। मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ, मैं आज के बाद अपने पिताजी का कभी मुंह नहीं देखूंगी। मुझे अब उनसे नफरत हो गई है। वो मेरी नजर में पूरी तरह से गिर चुके हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन लालचंद अपनी बेटी से मिलने के लिए उसके घर आता है तो अजय उनसे कहता है, कौन सी बेटी? किसकी बेटी? यहाँ तुम्हारी बेटी नहीं, मेरी पत्नी रहती है और मेरी पत्नी तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। वो तुम्हारा मुंह तक देखना नहीं चाहती। ये आप क्या कह रहे हैं दामाद जी? बिल्कुल सच कह रहा हूँ।
और जब तुम्हारी बेटी ही तुमसे रिश्ता नहीं रखना चाहती तो मेरा भी तुमसे कोई रिश्ता नहीं। मैं तुम्हारा कोई दामाद नहीं। भूल जाओ अपनी बेटी को और निकल जाओ यहां से। आइंदा यहां पैर रखने की हिम्मत मत करना। ये आप क्या बोलते जा रहे हैं? आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जो मेरी बेटी मेरा मुंह तक देखना नहीं चाहती? याद करो 20 साल पहले तुमने क्या किया था। याद करो तुमने गंगाराम के साथ क्या किया था। याद करो तुमने उसके बेटे के साथ क्या किया था। ये सब बातें आपको कैसे बता? क्योंकि लालचंद मैं ही गंगाराम का बेटा हूं। तुम इतने लालची और घटिया निकलोगे मैंने नहीं सोचा था। मैं तो तुम्हारी बातों में आकर तुम्हारे घर आया था। तुमने मेरे साथ क्या किया? तुमने मेरी जान लेने की कोशिश की और मुझे मरने के लिए जंगल में छोड़ाए। तुम्हें क्या लगा था लालचंद कि तुम्हारे कर्मों की सजा तुम्हें नहीं मिलेगी? शायद तुम भूल चुके थे कि जो जैसा करता है उसे वैसा ही भरना पड़ता है। तुमने ये सब मेरी जमीन और मेरे घर के लिए किया था ना। आइंदा मेरी जमीन और घर पर पैर रखा तो तुम्हारे दोनों टांगे तोड़ दूंगा। और अभी के अभी निकल जाओ मेरे नजरों के सामने से। तुम्हारी बेटी तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। लालचंद ये सारी बातें सुनकर पूरी तरह से हिल जाता है और वहां से घर चला जाता है और घर जाकर पूरी तरह से टूट जाता है। मालती, ये मेरे कर्मों की सजा है जो आज मेरी बेटी मेरा मुंह तक देखना नहीं चाहती। मैंने बहुत बुरे कर्म किए हैं मालती। आज मैंने अपने बच्ची को खो दिया। आज मेरी बच्ची को मुझे पिता कहने में शर्म आ रही है। इससे बुरी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। आज मेरा घमंड पूरी तरह से टूट चुका है। मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूं मालती। आज मेरी संतान मेरे खिलाफ हो चुकी है। इससे बड़ी सजा मेरे लिए क्या हो सकती है।